Morning everyone. Today's lecture is about batch formula record. Okay. Batch manufacturing record should be prepared for each intermediate and API formulation and should include complete information relating to the manufacturing and control of each. यानी कि जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है वो हम प्रिपेयर करते हैं हर एक इंटरमीडिएट और एपीआई फॉर्मुलेशन के लिए, जो कि इंक्लूड करता है सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल ऑफ ईच बैच। यानी कि जो भी हम एक बैच बना रहे हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट और एपीआई फॉर्मुलेशन की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर. So the batch manufacturing record should be checked before issuance to assure that it is the correct version and a legible accurate reproduction of the appropriate master production instruction. यानी कि जो हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है वो कि चेक किया जाता है इशुएंस से पहले, यानी कि जब हम उसे इशू करेंगे उससे पहले हम उसे चेक करते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि जो भी हमने एक्यूरेट जो भी हमने रिप्रोडक्शन किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन की हुआ है या नहीं हुआ है. ये हमारा काम होता है बताने का बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड का, जिसको हम बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं और बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं. ये दोनों नाम हमारे हम यूज करते हैं हमारे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और बैच फॉर्मूला record के नाम पर. फिर before any processing begins, a check should be performed and recorded to ensure that the equipment and workstations are clear of previous products, documents or materials not required for the planned process and the equipment is clean and suitable for use. यानी कि जब भी हम कोई प्रोसेसिंग बिगिन करेंगे तो वो हमें ये चेक करके बताएगा कि जो भी हमने प्रोसेस हमने परफॉर्म किया हुआ है इससे पहले, या जो भी हमने इक्विपमेंट यूज किया हुआ है, जो वर्क स्टेशन है वो प्रॉपरली क्लीन है या नहीं है, डॉक्यूमेंट या मटेरियल जो हमें इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है वो वहाँ पे है या नहीं है, और जो इक्विपमेंट है वो क्लीन है और हम उसको आगे यूज कर सकते हैं. यानी कि जब भी कोई प्रोसेस बिगिन करेंगे तो हम पुराना जो भी मटेरियल है वहाँ पे, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी पुराना नहीं होगा वहाँ पे, हर एक चीज नई होगी और वही ओरिजिनल इक्विपमेंट है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें. These records should be numbered with a unique batch or identification number and dated and signed when issued. यानी कि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एक नंबर मिलेगा, एक यूनिक बैच मिलेगा और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर करेगा जो कि डेटेड और साइंड होगा व्हेन इशूड. यानी कि इस रिकॉर्ड के अंदर हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा जो कि डेटेड होगा, साइंड होगा जब हम इसको इशू करेंगे. तो जो हम बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है इज नेसेसरी क्वालिटी एंड जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेसिंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैच और प्लॉट. यानी कि बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड जो है वो हमें कंप्लीटली जो साइकिल होती है हमारी उसको ट्रेस करने में हेल्प करता है कि हमें किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमें किया हुआ है. फिर अब क्या क्या जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम रखेंगे हमारे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को लिखने के लिए. सबसे पहले डेट्स एंड व्हेन एप्रोप्रिएट टाइम, हमें डेट लिखनी पड़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर हम उसको टाइम भी हमें उसमें लिखना पड़ेगा. फिर हमें आइडेंटिटी ऑफ मेजर इक्विपमेंट यूज, यानी कि हमने कौन-कौन से इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, उनकी आइडेंटिटी हमें बतानी पड़ेगी. हमने क्या-क्या हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया इस क्रिटिकल पैरामीटर प्रोसेस के लिए, उसको हमें एक्चुअल रिजल्ट रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. और हमने अगर कोई सैंपलिंग परफॉर्म की हुई है तो हमें वो लिखना पड़ेगा. अब यहाँ पे जो हमने सैंपलिंग परफॉर्म की हुई है उसके अंदर जो भी सैंपल्स हमने लिए हुए हैं, क्या तरीका हमने यूज़ किया है, कौन से बैच से लिए हुए हैं, कौन सा एसओपी हमने फॉलो किया, वो हर एक चीज़ हमें इसके अंदर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. फिर हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच बैच इंक्लूडिंग वेट्स, मेजर्स एंड बैच नंबर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट और एनी रिप्रोसेस्ड मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जो भी हमें जो आइडेंटिफिकेशन हमने दे दी बैच को वो हमें हर एक चीज़ उसके अंदर लिखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमारा कौन सा वेट हमने यूज़ किया, कौन सा बैच नंबर से हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया, कौन से इंटरमीडिएट यूज़ किए, अगर हमने कोई रिप्रोसेस मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है तो हमें वो भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा. अब जो रिप्रोसेस मटेरियल ये वो मटेरियल जो मैंने वेस्ट डिस्पोजल में पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था जब भी हमारा मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट वापस आ जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं उसके लिए. पहला हम उसको डिस्कार्ड कर दें, दूसरा हम उसको रीयूज कर लें. तो अगर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं तो उसका एक अलग एसओपी है. अगर हम उसको रीयूज कर रहे हैं उस रीयूज को भी हमें यहाँ पे वो हमने जो मटेरियल यूज किया वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने वही जो मटेरियल था हमने उसको दोबारा रीयूज किया हुआ है. Next is signatures of the persons performing and directly supervising or checking each critical step in the operation. यानी कि जो भी बंदा ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म कर रहा होगा उसकी सिग्नेचर होगी,
जो इसको सुपरवाइज कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, और जो हर एक स्टेप को, जो क्रिटिकल स्टेप है, देखेगा, चेक करेगा, उसके भी सिग्नेचर यहाँ पर होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इन प्रोसेस एंड लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, यानी कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग जो भी परफॉर्म करते हैं वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे टैबलेट के लिए हम डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्या वेट वेरिएशन यूज कर सकते हैं। तो जितने भी टेस्ट जो हमने पढ़े हुए हैं लास्ट सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी के टैबलेट में, कैप्सूल्स में, पेरेंटल में, वो सारे हम यहाँ परफॉर्म करेंगे और फिर हम उसके बारे में, उसके रिजल्ट भी हम उसे शो करेंगे। नेक्स्ट है एक्चुअल यील्ड एट एप्रोप्रिएट फेजेस और टाइम, क्या एक्चुअल यील्ड थी, वो सब कुछ हम एप्रोप्रिएट फेज और टाइम में वो भी हमें इनको बताना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने कहा कि हम 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल बना रहे हैं, तो एंड में जब जाके हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो उसके अंदर 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजिंग एंड लेबल, यानी कि जिस तरीके की हमने पैकिंग यूज की है, ब्लिस्टर पैकिंग की हुई है, ब्लिस्टर में हमने एल्यूमिनियम यूज किया हुआ है, प्लास्टिक यूज किया है, उसको भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। लेबल किस तरीके का है, हमें उसको भी हमें इसके अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर है रिप्रेजेंटेटिव लेबल कमर्शियल, जो कमर्शियली हमें टैबलेट कैप्सूल हमें अवेलेबल होते हैं उसमें हम कौन सा लेबल यूज करते हैं वो भी हमें इसके अंदर मिलना चाहिए। फिर अगर हमारा कोई डेविएशन आता है उसकी इवैल्यूएशन में जो हम उसको कंडक्ट करते हैं, तो हम उस पर जो सैंपल्स हैं उसको हम रखेंगे इन रेफरेंस के लिए कि हाँ अगर फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं दोबारा हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि पहले जो रिजल्ट आया था वही सेम रिजल्ट अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। Next है a decision for the release or rejection of the batch with the date and signature of the person responsible for the decision, यानी कि जो भी हमारा जो बैच हमने बनाया उसका रिलीज और जो रिजेक्शन है वो तभी पॉसिबल होगा जो कि हमारा जो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके सिग्नेचर होंगे वो भी डेट के साथ। फिर लास्ट है हमारा रिजल्ट्स ऑफ रिलीज टेस्टिंग, यानी कि जो भी हमारा रिलीज कर रहे हैं हम हमारे टैबलेट को रिलीज किया तो उस टाइम जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको जो हम रिलीज करेंगे वो हमारा हमें उसके अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारा Production and quality control record should be reviewed as part of the approval process of batch release, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, उसकी जो भी रिकॉर्ड है हम उसको रिव्यू करेंगे ताकि जो हमारा प्रोसेस है बैच रिलीज का हम उसको अप्रूव कर सकें। मतलब अगर जैसे पहले हमने बताया हुआ है कि जो क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स पहले से सेट थे उनको हम देखेंगे, अगर जो हमारा बैच है उन पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तभी हमारा जो है उस बैच को हम उसको रिलीज करेंगे, अगर वो पैरामीटर फॉलो नहीं होते हैं तो हम बैच को रिलीज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एनी डाइवर्जेंस और फेलियर ऑफ अ बैच टू मीट इट्स स्पेसिफिकेशन शुड बी थोरली इन्वेस्टिगेट, यानी कि अगर कोई भी हमारा बैच है वो फेल कर जाता है, अगर उसमें कोई डाइविएशन शो हो जाता है तो हम उसके स्पेसिफिकेशन को दोबारा से हम उसको थर्ली इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मे बी ऐसा हो सकता है कि एक बार में किसी रीजन से गलती हो गई हो, वो बैच फेल नहीं हो रहा हो लेकिन किसी रीजन से वो हो गया हो, तो हम उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई फेलियर या डाइवर्जेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है द इन्वेस्टिगेशन शुड if necessary extend to other batches of the same product and other product that may have been associated with specific failure or discrepancy, यानी कि अगर हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसको दूसरे बैच तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो दूसरे बैच जो होते हैं या फिर उसी प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे सिर्फ एक ही बैच में प्रॉब्लम है या सारे बैच के अंदर प्रॉब्लम है। ये सब हमारा जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर। नाउ इट्स टर्न फॉर द मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, यानी कि जब हमने पहले पढ़ा बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड यानी कि जो भी हम एक बैच को परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका हमने रिकॉर्ड बनाया। अब आ गया हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, यानी कि हमारे कोई भी जो ड्रग हमारी है उसकी प्रिपरेशन के टाइम हमने जो भी चीजें यूज करी हुई है उन सब चीजों का एक रिकॉर्ड बनाया और हमने उसको एक जगह रख लिया ताकि जब भी हमें किसी बैच को प्रोड्यूस करें उस वक्त जिसको हम रेफरेंस के तौर पे ले सके वो होगा हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। जैसे कि यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग मटेरियल with the quantity and the packaging materials together with the description of the procedures and precautions required to produce a specific quantity of a finished product as well as the processing instructions
including the in-process quality control. अब हमारा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड में क्या होता है? मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड इज द मास्टर डॉक्यूमेंट फॉर एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड है वो एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमारा आईपी होता है, आईपी से देख के हम प्रोडक्शन करते हैं, वैसे ही हमारा एक मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होता है जिसको हम देखते हैं और उसके थ्रू ही हम हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर हम वही चीज हमारे बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर हम लिखते हैं। MFR contains all information about the manufacturing process for the product. MFR जो है वो हमारा हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे जो होता है एक प्रोडक्ट का, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो रखता है। MFR is prepared by the research and development team of the company. जो MFR है वो कोई भी इंडिविजुअल खुद नहीं बनाता, बल्कि जो कंपनी होती है उसकी जो R&D डिपार्टमेंट होती है वही हमेशा हमें मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड हमें प्रिपेयर करके देती है, जिसको हम बाद में बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को बनाने में हम यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, MFR is used as reference standard for preparing batch manufacturing record by manufacturing units. तो मैंने बताया था कि हम उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं बीएमआर को बनाने के लिए। तीन लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। MFR is also called master manufacturing record or master production record. MFR यानी कि मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को हम मास्टर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी हम उसे कह सकते हैं। अब हमारा MFR है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? MFR जो है वो नेम, लोगो एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, यानी कि किस कंपनी का जो नाम है वो, उसका क्या लोगो है और कहाँ किस कंपनी में किस एरिया में उसको बनाया हुआ है उसका हमें रिकॉर्ड हमें उसके अंदर लिखना होता है। कौन सी डोसेज फॉर्म है कि हमने टैबलेट बनाया, कैप्सूल बनाया, पेरेंटल्स है, जो भी बनाया हुआ है उसका हमारे पास डोसेज फॉर्म का नाम होगा। कौन सी ब्रांड के नाम से हम उसको मार्केट में सप्लाई सेल कर रहे हैं उसका नाम होगा। कौन कौन सी उसका, अगर हमें जैसे कि पैरासीटामोल हम बना रहे हैं, रेनबैक्सी का है तो हम उसे क्रोसिन नाम दे रहे हैं, लेकिन हर नहीं है, हर कंपनी उसको क्रोसिन के नाम से नहीं सेल करती मार्केट में, तो उसका कोई जेनेरिक नाम होगा। जैसे कि एक आती है डोलो करके, तो वो डोलो हमारे लिए जेनेरिक नेम है और क्रोसिन जो है वो हमारे लिए ब्रांड नेम है। फिर होगा उसका प्रोडक्ट का कोड, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है, हर एक स्पेसिफाइड एक प्रोडक्ट होता है उसका एक नाम होगा, तो हमने उस प्रोडक्ट को कोड दे दिया। ये कोड जो है वो यूनिवर्सल होगा कि हर जो कंपनी जो भी एक जगह पे यूज कर रही है, तो उसी प्रोडक्ट से कि अगर मैंने मान लो A12 कर दिया, तो अगर पैरासीटामोल को मैंने A12 दिया हुआ है, तो जब कभी मैं बोलूंगी कि A12 दैट मीन्स पैरासीटामोल। राइट, लेबल क्लेम ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो भी क्लेम होता है हमारे लेबल हमें बताता है कि हमारे लेबल इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो हमें उसका सारी इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर लिखने चाहिए। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है हमें वो बताना चाहिए। बैच का साइज क्या है, यानी कि एक टाइम का अगर हमें 2 घंटे 3 घंटे हमारा जो चल रहा है काम उसके अंदर मैन्युफैक्चर होता है, उसमें हम कितना टाइम हमने 1 घंटे में या 2 घंटे में कितना मैन्युफैक्चर किया हमें वो बताना पड़ता है। पैक का साइज क्या है, पैकिंग का स्टाइल क्या है। पैक का साइज हो गया कि हमने एक स्ट्रिप के अंदर 15 टैबलेट्स डाली हैं, 10 टैबलेट डाली हैं, 5 डाली है, 2 डाली है, 1 डाली है, उसका पैक का साइज क्या है, पैकिंग की स्टाइल क्या है। यानी कि हमने एक इंडिविजुअल टैबलेट का जो स्ट्रिप है उसको हमने एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर डाल के दिया हुआ है, या फिर हमने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लिया जिसके अंदर 25 से 30 स्ट्रिप हमने रख दिए, किस तरीके का उसका स्टाइल है वो भी हमें इसके अंदर इसको हमें डिस्क्राइब करना होता है। फिर हमें बताना पड़ता है इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कि कितना टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, इसकी कंडीशन क्या है स्टोरेज की, यानी कि वो 25 डिग्री टेम्परेचर है, कोल्ड चाहिए, हॉट चाहिए, कूल चाहिए, कौन सा हमें स्टोरेज कंडीशन चाहिए वो चाहिए होता है। फिर MFR नंबर एंड डेट, यानी कि कौन सा MFR हमें नंबर हमारे पास है उसको हमें लिखना पड़ेगा कि हमें जो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड है वो लिखना पड़ेगा, और कौन सी डेट को है वो हमें लिखना पड़ेगा। फिर हमने कौन सा मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के नंबर से पहले देख के लिखा हुआ था, कौन सी डेट को लिखा हुआ था वो हमें दिखाना पड़ेगा। फिर कौन से बैच नंबर पे इफेक्ट कर रहा है हमें वो बताना पड़ेगा। फिर ऑथोराइजेशन होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, वो हमें इसके अंदर बताना है।